चलो, सो अभी तक हम लोग ने क्या क्या चीजें देख के रखी थी। सबसे पहले हमने ये देखा था पॉइंट नंबर 1 कि ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल कब होता है। तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है पॉइंट नंबर 1 जब ट्रांजैक्शन किसके बीच में होगा, ट्रांजैक्शन होगा बिटवीन 2 और मोर एसोसिएट एंटरप्राइज। 2 या 2 से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज होनी चाहिए और उसमें से कम एक एटलीस्ट वन शुड बी माय नॉन रेसिडेंट, तब जाके आई कैन से कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पे आई विल बी अप्लाइंग ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन। मैम, अगर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, आप बोल रहे हो कि वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है, आपने आर्म लेंथ प्राइस कैलकुलेट कर ली, इस आर्म लेंथ प्राइस से टोटल इनकम रिड्यूस हो रही है, तब क्या ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आप एप्लीकेबल करोगे? तो तब हम ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल नहीं करेंगे। अगर एप्लीकेबल करने से टोटल इनकम रिड्यूस होती है तो गवर्नमेंट कभी भी, इनकम टैक्स कभी भी तुमको ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल करने नहीं देने वाली। ये बात हमने सबसे पहले की थी। दूसरा क्या था कि मैम जो ये ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस हैं, आपने बोला इसमें होना चाहिए ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन होना चाहिए आपका इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। तो मैम ये जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है किस किस टाइप का हो सकता है? तो चाहे इसका नेचर आप सेल का लो, चाहे इसका नेचर आप परचेस का लो, चाहे आप इसका नेचर लीज का लो या फिर रेंट का लो, मतलब किसी भी टाइप का ट्रांजैक्शन होगा। यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में किसी तरह का टाइप जरूरी नहीं है, कोई भी टाइप का ट्रांजैक्शन यहाँ हो सकता है। देन मैम और किस तरह के ट्रांजैक्शन होते हैं इंटरनेशनल? एक डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पढ़ा था हमने, एक डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन पढ़ा था और एक है स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन। अब मैम डायरेक्ट इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन मतलब एक एसोसिएट एंटरप्राइज दूसरे एसोसिएट एंटरप्राइज से ट्रांजैक्शन करता है और एटलीस्ट वन शुड बी नॉन रेसिडेंट, ये हो गया डायरेक्ट। फिर हमने डीम्ड किया था। डीम्ड में क्या है? डीम्ड का मतलब ये है पॉइंट नंबर 1 मैम, डीम्ड का मतलब सिंपल सा ये होता है कि ये जो नॉन रेसिडेंट है और ये जो एसोसिएट एंटरप्राइज है, हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज सोचती है कि अगर तुम सामने के सामने आके ट्रांजैक्शन करोगे तो इनकम टैक्स तो समझ जाएगा कि ये एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन चल रहा है। वो तो एसोसिएट एंटरप्राइज, तुम मत आओ मेरे साथ ट्रांजैक्शन करने, मैं किसी अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ। ये अनरिलेटेड पार्टी रेसिडेंट भी हो सकती है, ये अनरिलेटेड पार्टी नॉन रेसिडेंट भी हो सकती है। तो रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट अनरिलेटेड पार्टी के साथ ट्रांजैक्शन करता हूँ, लेकिन टर्म्स कौन डिसाइड करेगा हम दोनों के ट्रांजैक्शन के? तुम डिसाइड करना। तो ये बोलते हैं कि तुम सामने नहीं आ रहे पर काम तो तुम ही कर रहे हो, तो ऐसे केस में क्या है, ये भी डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है। यहाँ तक कोई डाउट? फिर हमने क्या पढ़ा था? फिर हमने पढ़ा था मैम, चलो ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस आप एप्लीकेबल कर रहे हो, अभी आपने होल्ड पे रखा है डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन आपने नहीं समझा। फिर आपने बोला था मैम ट्रांसफर प्राइसिंग में अगर आपको आर्म्स लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन करना है तो 5 मेथड है, जो कल हमने 5 मेथड सीखी थी, जिसमें था मैम कप मेथड, जिसमें था रीसेल प्राइस मेथड, जिसमें था आपका कॉस्ट प्लस मेथड, और जिसमें था प्रॉफिट शेयरिंग मेथड, और साथ में था ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। ये हमने इतनी चीजें करके रखी थी, इसको अभी के लिए रिपीट नहीं करूंगी मैं, बट एटलीस्ट हमने ये 5 चीजें सीखी थी। मैम आपने ये भी कहा था कि जब 2 या 2 से ज्यादा एसोसिएट एंटरप्राइज होंगे, मैम ये एसोसिएट एंटरप्राइज क्या था? तो हमने किया था एसोसिएट एंटरप्राइज मतलब पॉइंट नंबर 1, जब वोटिंग पावर ग्रेटर देन इक्वल टू 26% की वोटिंग पावर एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज की होल्ड करता है, तो हम उसको बोलते हैं कि ये मेरा एसोसिएट एंटरप्राइज है। सेकेंड चीज, जब मैम एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज को ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द टोटल असेट ऑफ अनदर एंटरप्राइज देता है, जब ग्रेटर देन इक्वल टू 51% ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ द अनदर एंटरप्राइज देता है, तब भी ये क्या है? एसोसिएट एंटरप्राइज है। जब आप क्या दे रहे हो? लोन वगैरह दे रहे हो। मैम जब ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग
ग्रेटर देन इक्वल टू 10% ऑफ द टोटल बोरोविंग अगर आप देते हो तो ये क्या है, गारंटी। अगर आपने गारंटी दी है तो भी ये क्या है, आपका एसोसिएट एंटरप्राइज। और अपन ने क्या देखा था मैम, जब एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज का ग्रेटर देन 50% बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करता है, ग्रेटर देन 50% ऑफ द क्या करता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करता है, तो उस केस में भी हम इसको क्या बोलते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज बोलते हैं। फिफ्थ, जब हम एक एंटरप्राइज दूसरे एंटरप्राइज पे होली डिपेंड करता है फॉर नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट, उसको भी हम क्या बोलते हैं, एसोसिएट एंटरप्राइज। इसके अलावा हमने देखा था एक एंटरप्राइज मैन्युफैक्चरिंग करता है, सेल करता है किसके, आर्टिकल्स को, और जिसको ये आर्टिकल वो सेल मैन्युफैक्चर करके दे रहा है वो क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है इस प्राइस को, वो टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड करता है, तो भी ये क्या थी, हमारी एसोसिएट एंटरप्राइज थी। फिर हमने ये देखा था मैम, एक एंटरप्राइज इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, दूसरा एंटरप्राइज को भी इंडिविजुअल ही कंट्रोल करता है। एक एंटरप्राइज को इंडिविजुअल कंट्रोल कर रहा है, दूसरे एंटरप्राइज को भी इंडिविजुअल कंट्रोल करता है, या फिर दूसरे एंटरप्राइज को इंडिविजुअल के रिलेटिव या फिर वो जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, तो भी ये क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। मैम एक एंटरप्राइज एचयूएफ कंट्रोल करता है, दूसरा एंटरप्राइज एचयूएफ कंट्रोल करता है या उसके मेंबर्स कंट्रोल करते हैं या फिर रिलेटिव जॉइंटली कंट्रोल करते हैं, तो ये भी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज था। एक एंटरप्राइज जो चाहे फर्म हो या फिर क्या हो, आपका एओपी हो, अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू 10% का इंटरेस्ट उससे डिराइव होता है, तो ये भी क्या थी, आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज थी। इतना हमने एसोसिएट एंटरप्राइज की डेफिनेशन में किया था। मैं 2 मिनट दे रही हूँ, इसको पहले बिना देखे सारी चीजें लिखो और पॉइंट आउट करो कि कौन सी चीजें याद नहीं है, ठीक है। मैम मैं टाइमर लगा, रॉ मटेरियल वाला भी समझा था। पार्डन, 90% ऑफ रॉ मटेरियल वाला। 90% ऑफ रॉ मटेरियल वाला भी ग्रेटर देन इक्वल टू 90% ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लस प्राइस भी इन्फ्लुएंस होगा, दोनों चीजें होंगी तब भी ये मेरी क्या है, एसोसिएट एंटरप्राइज है। तो 2 मिनट के अंदर इसको लिख के रखो। डन।
सारुल, यस मैम। चलो चलो आगे बढ़ते हैं। कंटिन्यू करूं? तुम्हारा वीडियो आ रहा जा रहा बहुत है, समझ ही नहीं आ रहा तुम हो कि नहीं। मैम हूँ। चलो सबसे पहले अब देखो हम लोग ने क्या सीख के रखा था, स्पेसिफिकली हमने सीख के रखा था कि मैम आर्म लेंथ प्राइस का कैलकुलेशन। अभी हमने कल क्या की थी, मेथड्स की थी, जिसमें 5 मेथड्स थी हमारी किसको कैलकुलेट करने के लिए, आर्म लेंथ प्राइस को कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास 5 मेथड्स थी। अब यहाँ पे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम क्या हो रही है, वो बोलते हैं कि देखो थोड़ा सा हमें पता है कि एक कप मेथड होती है, कप मेथड मतलब कंपेरेबल अनकंट्रोल प्राइस मेथड, जिसमें मैं अनरिलेटेड पार्टी के साथ जो ट्रांजैक्शन करती हूँ उसको कंपेयर करती हूँ रिलेटेड पार्टी के ट्रांजैक्शन के साथ। ठीक है, अब प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि मैम किसने कहा कि अनरिलेटेड पार्टी सिर्फ एक होगी। सपोज मैं ये क्या करती हूँ, ये स्टैंड सेल कर रही हूँ, अगर मैं इस स्टैंड को सेल कर रही हूँ तो जरूरी है मैंने किसी एक ही अनरिलेटेड पार्टी को दिया होगा। 500 यूनिट मैंने ए को भी दिए, बी को भी दिए, सी को भी दिए, डी को भी दिए, ई को भी दिए, और मेरे रिलेटेड पार्टी को भी मैंने क्या दिया, यही स्टैंड सेल किया हुआ है। समझ लो कि रिलेटेड पार्टी को भी मैंने सेल किया है, और किसने कहा कि अनरिलेटेड पार्टी एक ही होगी, अनरिलेटेड पार्टी बहुत सारी हो सकती है। तो मैम कप मेथड में तो हमने सीखा है कंपेयर रिलेटेड पार्टी का ट्रांजैक्शन विद अनरिलेटेड पार्टी। ठीक है, तो मैम आप बोलना क्या चाह रहे हो, मैं बोलना ये चाह रही हूँ, सपोज करो इस अनरिलेटेड पार्टी से जब आपने कंपेयर किया आपका आर्म लेंथ प्राइस आता है 800, इससे कंपेयर किया आपका आर्म लेंथ प्राइस आता है 750, इससे कंपेयर कर रहे हो आर्म लेंथ प्राइस आता है सपोज 820, इससे कंपेयर करके आता है सपोज करते हैं 790, इससे कंपेयर करते हैं सपोज आता है इतना। अब मैं किसको उठाऊं, मेरे लिए आर्म लेंथ प्राइस कितने हो गए, 1 2 1 2 3 4 5, 5 आर्म लेंथ प्राइस आई एम हैविंग। मैं किससे कंपेयर कर रही हूँ, अनरिलेटेड पार्टी से। मेरे को तो बहुत सारे क्या मिल गए, अलग अलग आर्म लेंथ प्राइस मिल गए। तो बोलते हैं कि अगर किसी जगह पे ऐसा होगा, इफ एट एनी प्लेस इट इज लाइक कि आपके पास 5 आर्म लेंथ प्राइस निकल के आ रही हैं, तो इसमें आप क्या कर लो, एक काम करो, एवरेज ले लो। किसका एवरेज लेना है, इन सब का क्या करना, आप एवरेज लेना, इन सब का आप क्या कर लो, सिंपल एवरेज ले लो। अगर ये जो सिंपल एवरेज निकला है और जो आपका एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस था, ये जो सिंपल एवरेज निकला है और आपका ये जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस था, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3% है, सिर्फ 3% का डिफरेंस है, इतना तो हम भी बोलते हैं कि चलेगा। तो इफ द डिफरेंस इज 3%, तो इन सच अ केस आप क्या मानना कि ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका आर्म लेंथ प्राइस, क्योंकि 3% चलता है, थोड़ा बहुत अप डाउन तो ओके है, तो 3% का बेंचमार्क हमको चलेगा। बट मैम ये चीज भी आप याद रखो कि ये 3% में भी आपने कुछ बताया था, मैंने क्या बोला था, ये 3% का बेंचमार्क होता है जब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। बट मैम अगर आप होलसेल पे जाओगे ना, तो ये होलसेल के केस में ये परसेंटेज 3% नहीं होता है, ये परसेंटेज होता है 1%, मतलब डिफरेंस ऑफ ओनली 1% आई विल चेक। तो सबसे पहली चीज मैम व्हाट विल हैपन, अगर मेरा आर्म लेंथ प्राइस जो है, अगर मेरा क्या है आर्म लेंथ प्राइस अलग अलग निकल रही है, आई हैव टोटल 5 आर्म लेंथ प्राइस, तो भी आप एवरेज ले लो।
ठीक है मैम, टोटल 5 आर्म लेंथ प्राइस नहीं है मेरे पास, कंपैरिजन में 4 आर्म लेंथ प्राइस है, देन ऑल्सो टेक द एवरेज। मैम 3 है, देन ऑल्सो टेक द एवरेज। 2 है, देन ऑल्सो टेक द एवरेज। क्या आप ये बोलने की कोशिश कर रहे हो लेस देन इक्वल टू 5 अगर मेरे पास आर्म लेंथ प्राइस आते हैं तो मुझे सीधे सीधे क्या करना चाहिए, मुझे सीधे सीधे एवरेज करना चाहिए। डन। मैम अगर ऐसा नहीं हुआ, सपोज करो अगर 5 नहीं हमारे पास 6 हो गई आर्म लेंथ प्राइस, 7 हो गई, 8 हो गई, 9 हो गई, 10 हो गई, मतलब हम तो सीधी बात बोल रहे हैं व्हाट इफ द आर्म लेंथ प्राइस इज ग्रेटर देन 5, व्हाट इफ माय आर्म लेंथ प्राइस इज ग्रेटर देन 5, तो यू विल मूव टू रेंज कॉन्सेप्ट। फिर आप किस पे मूव करोगे, यू विल मूव टू रेंज कॉन्सेप्ट। अंडरस्टूड। अब मैम एक चीज हमको समझनी आई, हाउ आई विल बी एबल टू आइडेंटिफाई कि कौन सी चीज ट्रेडिंग है एंड कौन सी चीज होलसेल है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये ट्रेडिंग है और ये होलसेल है? कुछ तो क्राइटेरिया होगा ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि होलसेल क्या है और ट्रेडिंग क्या है। तो वो क्राइटेरिया क्या है? सबसे पहले क्राइटेरिया नंबर 1, परचेज कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स। तुमने जितने भी फिनिश गुड्स तुम परचेस करते हो, तुम परचेस करके होलसेल करते हो ना, तो तुम कुछ चीजें खरीदते हो, खरीद के जब तुम उसको सेल करते हो तो वो बोल रहे जितना भी तुमने ओवरऑल कॉस्ट लगाया ना इन फिनिश गुड्स को खरीदने के लिए, वो तुम्हारी टोटल कॉस्ट जो है ना बिजनेस की, मेरे बिजनेस में ओवरऑल टोटल कॉस्ट है 10 करोड़ रुपीज, बट इसमें से 9 करोड़ तो मेरा फिनिश गुड्स को खरीदने का ही जाता है, मतलब वही तो है मेरा बल्क वाली चीज। तो आउट ऑफ टोटल कॉस्ट ऑफ योर ट्रेडिंग एक्टिविटी, जो भी तुम क्या कर रहे हो होलसेल ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हारी जितनी भी टोटल कॉस्ट है उसका अगर 80% ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन भी इक्वल टू भी, ग्रेटर देन इक्वल टू 80% अगर आपका क्या है फिनिश गुड्स का कॉस्ट है, तो ये आपकी होलसेल एक्टिविटी है। एक हो गया ये। दूसरा, अगर एवरेज मंथली क्लोजिंग इन्वेंट्री आपकी सिर्फ 10% है या फिर लेस देन 10% ऑफ सेल्स है, मेरा ओवरऑल सेल जितना भी होता है सिर्फ 10% तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, या 10% से भी कम मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, मतलब बल्क में बिकता है ना मेरा। आर यू गेटिंग द कंटेक्स्ट ऑफ द परसेंटेज? कि जब मैं सेल करती हूँ ना तो सेल करने के बाद 10% या 10% से कम मेरा क्लोजिंग स्टॉक बच रहा है, उतना तो क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं है मेरा। दैट मीन्स परचेस करने में बल्क परचेस है और सेल भी मेरी क्या हो रही है, बल्क सेल हो रहा है। तो इन सच अ केस आई कैन से कि ये होलसेल एक्टिविटी है, और होलसेल एक्टिविटी में इंस्टेड ऑफ 3% आई विल गो टू 1% है। अब अगर मैम सपोज करो ये जो आप बोल रहे थे ना डिफरेंस ऑफ 1% और डिफरेंस ऑफ 3%, व्हाट इफ दिस डिफरेंस इज नॉट लेस देन इक्वल टू 3%, द डिफरेंस इज ग्रेटर देन 3%। अगर ये 3% से ज्यादा होगा तो जो आपने एवरेज निकाला था ना वही आपकी आर्म लेंथ प्राइस होगी। मतलब मैम अगर 3% है तो आपने कहा था ट्रांजैक्शन प्राइस ही आपका क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। यस मैम, अगर व्हाट इफ इट इज ग्रेटर देन 3%, तो इस केस में आपका जो आर्म लेंथ प्राइस है वो जो अभी आपने एवरेज निकाला था वो एवरेज आपका क्या हो जाएगा, दैट विल बी योर आर्म लेंथ प्राइस। ठीक है। अब मैम ये बात समझ में आ गई, इसका एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है? सबसे पहले आई वॉज हैविंग सेल्स प्राइस मैंने करके रखा है ऑलरेडी, एक ट्रांजेक्शन है जिसका ट्रांजेक्शन प्राइस क्या है 150, मैंने वाई लिमिटेड को दिया, वाई लिमिटेड को आई हैव सोल्ड फॉर ₹150। ठीक है, 1 2 3 4 5, अब ये अलग अलग मेरे पास क्या है आर्म लेंथ प्राइस अवेलेबल है। आई हैव डिफरेंट आर्म लेंथ प्राइस अवेलेबल। मैम कितनी दिखी? 5 दिखी, और मुझे पता है 5 और लेस देन 5 आई हैव टू डू एवरेज। मुझे क्या करना है? एवरेज। तो कहना है से आई हैव डन द सिंपल एवरेज ऑफ इट। अब मैं देख लूं इस एवरेज का और इसका क्या डिफरेंस, ये एवरेज और जो एक्चुअल ट्रांजैक्शन मैंने किया इन दोनों का अगर डिफरेंस 3% तक है तो ठीक है। तो मैंने डिफरेंस देखा 154.8 माइनस 150 डिवाइड बाय 150, मैम ये तो 4.5 है।
दैट मीन्स नाउ एवरेज इज योर आर्म लेंथ प्राइस, ट्रांजैक्शन प्राइस अब आर्म लेंथ प्राइस नहीं है, ये जो एवरेज निकला है ये एवरेज तुम्हारा क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। मैम क्या ये इंपॉर्टेंट है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एमसीक्यू। डन। अब आते हैं, बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, रेंज कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 इजी। ये जो स्टेप्स लिखी है और इस पे कोई क्वेश्चन आने के चांसेस ऑलरेडी बहुत कम रहते हैं, बट हाँ समझना है तो उसके हिसाब से। मैम व्हाट इज देयर इन रेंज कॉन्सेप्ट, क्या होता है रेंज कॉन्सेप्ट? सबसे पहली चीज, जब आपका आर्म लेंथ प्राइस मोर देन 5 होगा, जब आपका आर्म लेंथ प्राइस क्या है, कंपैरिजन करने के लिए 5 नहीं है आपके पास अब डेटा, मोर देन 5 इज द डेटा, तब आप बोलोगे कि मैम हमने क्या लगाया है, रेंज कॉन्सेप्ट। अब करना क्या है, देखो यहाँ पे कितने आर्म लेंथ प्राइस, 1 2 3 4 5 6, मैम आई हैव 7 आर्म लेंथ प्राइस, इट इज ग्रेटर देन 5। हाँ, तो आएंगे हम रेंज कॉन्सेप्ट पे। हाँ, अब सबसे पहली चीज मुझे क्या हाईलाइट करनी चाहिए, मुझे डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। आई हैव टू अरेंज द डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो कर लिया अरेंज मैम असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे पहले हमने सबसे स्मॉल से स्टार्ट किया, दिस हैज बीन अरेंज्ड इन द असेंडिंग ऑर्डर। स्टेप नंबर 1 असेंडिंग ऑर्डर। मेरे को सिर्फ एक चीज याद रखनी है, दैट इज असेंडिंग ऑर्डर। डन। इसके बाद क्या आएगा मैम, नाउ कैलकुलेट 35%, 65% डेटा। मतलब मैम डेटा कितना है यहाँ पे, ये जो डेटा सेट में डेटा ये कितना है मैम, 7। 7 का 35%, 7 का 65% यू हैव टू कैलकुलेट। बहुत ध्यान से, बाद में फिर ये भूल जाते हैं। मैम डेटा सेट में जितने नंबर्स हैं, तो डेटा सेट में अभी मेरे पास 7 नंबर्स है, तो इसका एक बार 35% यू हैव टू कैलकुलेट, इसका एक बार 65% यू हैव टू कैलकुलेट। हम 35% पे क्या आएगा, 35% पे इट इज 2.4 एंड 65% पे आ रहा है ये 4.55। मैम ये तो फ्रैक्शन है, तो फ्रैक्शन ऑलवेज राउंडेड ऑफ टू 1, हायर डिजिट पे ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ होगा। यहाँ पे मैथमेटिकल रूल्स नहीं एप्लीकेबल होते, जो आपका हायर डिजिट जा रहा है उस पर ये क्या हो जाएगा, राउंड ऑफ हो जाएगा। ठीक है, तो मैम क्या हुआ, 7 का 35% इज दिस, 7 का 65% इज दिस, ये हो गया 3 and 5। अब ये देखो 3 के सामने क्या लिखा है, 132। मैम 5 के सामने क्या लिखा है, 152। ये तुम्हारा रेंज का स्टार्ट है और ये तुम्हारे रेंज का एंड है। क्या तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज के बीच में आता है? अगर तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज के बीच में आता है तो परफेक्ट। नहीं मैम, हमारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज के बीच में नहीं आता, तब क्या करेंगे? तो देखो सबसे पहले तो क्या ये रेंज के बीच में आ रहा है, जो मैंने एक्चुअली ट्रांजैक्शन किया, क्या वो एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज के बीच में है? यस। तो खत्म, जो तुम्हारा ट्रांजैक्शन प्राइस है ना वही क्या हो जाएगा, आर्म लेंथ प्राइस। बट मैम ऐसा नहीं है, मेरा जो ट्रांजैक्शन प्राइस है उस रेंज के बीच में नहीं आता, तो अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, इस डेटा सेट में जितने नंबर्स हैं उसका 50% मुझे मीडियन लेना पड़ेगा। तो मतलब मैं पता है क्या कर रही हूँ, इसके बीच का नंबर लेने की कोशिश कर रही हूँ, कि जो भी इसके बीच में नंबर आएगा वही मेरा आर्म लेंथ प्राइस होगा। तो अगर मैम ये इसके बीच में आता है तो आर्म लेंथ प्राइस इज एक्चुअल प्राइस जो ट्रांजैक्शन किया है, नहीं आता तो मुझे 50% लेना पड़ेगा। मैम 50% 3.5, इसको भी राउंड ऑफ किया, ये हो गया 4, और 4 के सामने अब जो भी वैल्यू है वो हो गई मेरी आर्म लेंथ प्राइस। तो अभी तक मैंने क्या बोला कि मैम सबसे पहले रेंज कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेबल होगा जब डेटा सेट में जो नंबर्स होंगे ग्रेटर देन 5 होंगे। ग्रेटर देन 5 के बाद पहले असेंडिंग ऑर्डर में आई विल अरेंज दैट। असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के बाद मैं क्या करूंगी, सबसे पहले 35% निकालेंगे, फिर 65%। मैम फ्रैक्शन में आया है, फ्रैक्शन में आया तो हायर डिजिट पे हम उसको क्या कर देंगे, राउंड ऑफ कर देंगे। राउंड ऑफ करने के बाद मुझे पता चलेगा जो नंबर आया वो रेंज का स्टार्ट है और दूसरे नंबर रेंज का एंड है। अगर मेरा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस इस रेंज के बीच में आता है, यस,
तो वही एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस मेरा क्या होगा, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगा। बट मैम बीच में नहीं आ रहा, तो मुझे 50% लेना पड़ेगा अगेन डेटा सेट में जितने नंबर्स हैं उसका। फिर से वो फ्रैक्शन आएगा, उसको मैं राउंड ऑफ करूंगी, फिर उसके सामने जो मेरी वैल्यू है वही मेरी क्या हो जाएगी, आर्म लेंथ प्राइस हो जाएगी। ये पहला कॉन्सेप्ट है रेंज का। फिर से 2 मिनट्स आई एम गिविंग, बिना देखे सिर्फ रिकॉल करने की कोशिश करो कि क्या क्या समझा था। 2 मिनट्स आई एम गिविंग फॉर रिकॉल। डन। Yes, ma'am. अभी हमने जब कैलकुलेशन किया ना, तो डेटा सेट का 35 एंड 65 कैलकुलेशन के बाद व्हाट आई रियलाइज कि इट वाज अ फ्रैक्शन। हमको कहाँ मिल रहा था फ्रैक्शन, ये यहाँ पे, दिस वाज फ्रैक्शन। ऐसा भी तो हो सकता है डेटा सेट में ऐसा कुछ डेटा सेट का नंबर हो कि इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन आई विल गेट अ होल नंबर। तब क्या मुझे ये सेम स्टेप्स ही फॉलो करनी होगी कि इंस्टेड ऑफ दिस फ्रैक्शन आई एम गेटिंग अ होल नंबर। अगर मुझे फ्रैक्शन की जगह ये होल नंबर मिल रहा है, तो क्या होल नंबर पे भी मेरी सेम स्टेप्स फॉलो होंगी? तो नहीं। अब अगर रेंज कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होता है, और रेंज कॉन्सेप्ट अप्लाई होने पे तुमको जो डेटा सेट मिल रहा है उसका जो 35 एंड 65% है वो फ्रैक्शन नहीं है, वो होल नंबर है। तो इन सच अ केस द स्टेप्स आर नाउ, सबसे पहले मैम अगेन वी विल डू द 35%। यस, वेट, यस, अगेन वी विल डू द 35%। यस मैम, अगेन वी विल डू द 65%। वो तो सेम ही करना है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बट मैम अब मेरे पास डेटा सेट में कितने नंबर्स हैं? 20। और 20 का 35% करो एंड 20 का 65% करो, व्हाट यू विल गेट? अ होल नंबर। दिस इज व्हाट, अ होल नंबर। तो वो बोलते हैं ऐसा केस जब यहाँ पे क्या आ रहा है, इंस्टेड ऑफ फ्रैक्शन यू आर गेटिंग अ होल नंबर। तो अब पता है वो क्या बोलता है, 7 के आगे क्या आता है मैम? 8। 13 के आगे क्या आता है मैम? 14। ठीक है, 7 के आगे आता है 8, 13 के आगे आता है 14। तो बोलता है 7 के सामने जो आर्म लेंथ प्राइस लिखी होगी डेटा सेट में, 8 के आगे जो आर्म लेंथ प्राइस लिखा होगा डेटा सेट में, उन दोनों को लो और इनका एवरेज कर लो।
ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, टेक एवरेज ऑफ वैल्यू, टेक एवरेज ऑफ वैल्यू एट 7 एंड 8, और इसका एवरेज मान लिया मैंने कि x निकल गया, मान लिया कि हम दोनों ने दोनों का एवरेज करा है एंड दैट इज x। सेम मैम 20 का 65%, 13, 20 का 65% 13, तो बोलता है 13 एंड 14, इसके सामने जो भी आर्म लेंथ प्राइस है डेटा सेट में वो लो और उसका एवरेज ले लो, लेट इट बी y। ये हो गई रेंज की स्टार्टिंग, ये हो गया रेंज का एंड। अब फिर से चेक करो तुम्हारा एक्चुअल ट्रांजैक्शन प्राइस क्या इस रेंज के बीच में फॉल करता है? यस मैम, फॉल करता है। तो फिर वापस क्या बोलोगी, वॉट एवर इज योर ट्रांजेक्शन प्राइस, वही तुम्हारी क्या है, आर्म लेंथ प्राइस है। जो तुम्हारा ट्रांजेक्शन प्राइस है वही क्या है, तुम्हारा आर्म लेंथ प्राइस। नहीं मैम, फॉल नहीं करता। तो फिर से हम लेंगे मीडियन। तो मैम 20 का 50% हुआ 10, तो सेम चीज 10 एंड 11, 10 के आगे जो आर्म लेंथ प्राइस है, 11 के आगे जो आर्म लेंथ प्राइस है, टेक एवरेज ऑफ इट, और ये जो एवरेज निकला है वो तुम्हारी हो जाएगी आर्म लेंथ प्राइस, अगर होल नंबर आता है तो। अंडरस्टूड? अब मैम ये जो आप रेंज कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हो, एक आपने केस बताया व्हेन आई एम गेटिंग फ्रैक्शंस, एक केस हमने किया व्हेन आई एम गेटिंग होल नंबर, ठीक है। अब what if ma'am multiple year datas have been given to me and I want to apply range concept according to multiple year data? तो अगर आपको मल्टीपल ईयर डेटा दिया हुआ है एंड यू वांट टू अप्लाई रेंज कॉन्सेप्ट ऑन मल्टीपल ईयर डेटा, तब क्या करेंगे? तो बोलते हैं सिंपली टेक वेटेड एवरेज ऑफ दैट मल्टीपल ईयर डेटा। वो जो मल्टीपल ईयर डेटा है उसका वेटेड एवरेज ले लो। मतलब कैसे लेते हैं? बोलता है करंट ईयर का डेटा लो और लास्ट 2 इयर्स का डेटा लो, ठीक है। करना क्या है, टोटल कर लो उनकी ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड बाय सेल्स, तो ये निकल गया वेटेड एवरेज जीपी। इसको मैं बताऊं कैसे? मैम सपोज करो 1 ईयर का ए के रिस्पेक्ट में गिवन, बी के रिस्पेक्ट में, सी के रिस्पेक्ट में, डी के रिस्पेक्ट में, ई के रिस्पेक्ट में, ये अलग अलग पार्टी है, ये क्या है, अलग अलग पार्टी है, और इनका 1 2 3 ईयर का डेटा देके रखा है। मुझे क्या करना है, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका प्रॉफिट, इसका सेल, इसका सेल, इसका सेल, ए इंडस्ट्री का दिया, ए कंपनी का दिया, पहले इसको टोटल करो डिवाइड बाय सेल्स करो, तो मुझे वेटेड एवरेज जीपी मिल गया। ये एक आर्म लेंथ प्राइस हुई मेरी अभी। फिर सेम ऐसे बी के रिस्पेक्ट में करोगे, फिर वेटेड जीपी मिलेगा, फिर सी के लिए जीपी मिलेगा, डी के लिए जीपी मिलेगा, इसके लिए जीपी मिलेगा, मतलब ये सब क्या मिल गए तुमको, वेटेड जीपी। अब इस पे सिंपल क्या करना है, ये हो गया ना, फिर असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करो, फिर 35%, फिर 65%। बट ये मैक्सिमम कितना हो सकता है, ओनली 3 ईयर का डेटा, ये मैक्सिमम डेटा कितना हो सकता है, 3 ईयर का डेटा, इससे ज्यादा नहीं। तो ये हो गया मैक्सिमम मेरा कितना, 3 ईयर का डेटा, और ये हो गया मेरे लिए वेटेड एवरेज। अब एक प्रॉब्लम क्या आई, नेक्स्ट ईयर जब मैं मूव करा, ये 3 साल का मैं यूज कर सकती हूँ, अब नेक्स्ट ईयर मुझे लगता है सी इज नॉट यूजफुल फॉर मी नाउ, क्या मैं उसको रिमूव कर दूं? कर दो। मुझे लगता है मैम जी एक और कंपनी आई है जो मेरे लिए अब डेटा सेट में जरूरी है, क्या मैं उसको इंक्लूड कर सकती हूँ? कर लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। किसी को डिलीट करना है या किसी को इंक्लूड करना है तो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, तुम किसी भी टाइम उसको क्या कर सकते हो, इंक्लूड कर सकते हो या फिर डिलीट कर सकते हो। क्या ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है? नो, बट यू शुड नो दिस। अब इसकी एक बार यहाँ तक क्या कर लो, रीडिंग लगा लो, ये यहाँ तक है, फिर हमारे यहाँ पे दूसरी चीजें स्टार्ट हो जाती। तो दिस एंड्स विद द रेंज कॉन्सेप्ट, गिविंग यू 5 minutes फॉर द रीडिंग। पीडीएफ यू डोंट हैव, सेंडिंग यू द पीडीएफ। एक सेकेंड, अभी यहाँ से कर लो, बिकॉज उसमें थोड़ा सा एक करेक्शन भी है, मुझे कुछ जगह पे करेक्शन करना है। ये मल्टीपल ईयर का ही करना है सिर्फ रीडिंग।
डन। अब बहुत ना एक बहुत नॉर्मल सी चीज पढ़ने जा रहे, कोई बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट तो मैं स्पेसिफिक किसी क्वेश्चन के लिए नहीं बोलूंगी, बट यस दे माइट आस्क दिस थिंग इन एग्जाम, किसी क्वेश्चन का पार्ट हो सकता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे सिंपली वो बोल रहा है कि मैम वो क्या 4 केसेस हैं जब आमलन प्राइस आपका एओ कैलकुलेट करेगा। अभी तक पता है हमारे घर में बातें चल रही थी कि ये आमलन प्राइस है, हम कंपेयर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं, हम बता रहे हैं कि हमारे अकॉर्डिंग यही मार्केट प्राइस होना चाहिए। लेकिन आपके एओ को, अब एओ कौन होता है सबसे पहले मेरे को वो समझना पड़ेगा। चारुल बताओ मेरे को कि एओ कौन होता है, हु इज एओ? असिस्टेंट ऑफिसर। वेरी गुड। सीआईटी होता है जो कंप्यूटेशन करता है मोस्टली। सीआईटी अपील से नीचे वाले ऑफिसर। सीआईटी अपील, तुम ज्यूरिसडिक्शन विंग में चली गई। मतलब जो कंप्यूटेशन करता है मोस्टली, रिटर्न्स फाइल होती है तो उनका वेरिफिकेशन। ये कभी नाम सुने? इनकम टैक्स ऑफिसर, आईटी। डेप्यूटी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, फिर उसके ऊपर आता है सीआईटी, पीसीआईटी, पीसीआईटी, फिर जाके आते हैं सीबीडीटी, सबसे बड़ा होता है ऊपर सीबीडीटी। तो जब इन सबको हम टेकन टुगेदर बोलते हैं ना, इनका कॉमन नाम एओ है, इसके ऊपर एओ नहीं होता। तो व्हेन आई आस्क कि व्हाट इज एओ, तो एओ का मतलब असेसिंग ऑफिसर फुल फॉर्म नहीं होता, ठीक है। अब मिस्टेक क्या होती है, व्हेन यू डू नॉट नो एओ, जब आपको एओ नहीं पता और एग्जाम में दिया है सीआईटी हैज डन दिस थिंग, या फिर किसी ऐसे पर्सन ने कुछ किया है जिसको वो पावर ही नहीं है, तुम लिख के पूरा आंसर आ रहे हो और खुश हो रहे हो कि मुझे ये तो बहुत अच्छे से आता था, तुमने ये भी नहीं देखा कि एक्चुअल में उसके पास वो पावर थी या नहीं थी। इनकम टैक्स ऑफिसर शो कॉज नोटिस इशू कर रहा है, पहले ये तो देख लो कि उसके पास वो पावर थी या नहीं, क्योंकि कुछ चीजों की पावर सिर्फ ज्वाइंट कमिश्नर के पास ही है। आर यू गेटिंग व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट? तो एओ क्या होता है मेरा, सबसे पहले आईटीओ, फिर उसके ऊपर निकलते हैं हम, उसके ऊपर होता है मेरा डेप्यूटी कमिश्नर या फिर असिस्टेंट कमिश्नर, फिर उसके ऊपर आते हैं हम एडिशनल कमिश्नर ऑब्लिक जॉइंट कमिश्नर। इन तीनों को ही एओ बोला जाता है। डन। तो मॉर्निंग वाइब्स विद सम न्यू नॉलेज, ठीक है। वैसे ये मेरी हर बैच का फेवरेट क्वेश्चन होता है और एक भी स्टूडेंट नहीं बता पाता, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों है, बट एक भी स्टूडेंट आज तक मेरे को नहीं मिला जो मेरे को बता दे कि एओ कौन होता है, जबकि वो अटेम्प्ट भी दे चुके होते हैं, एग्जाम भी दी होती है, उसके बाद भी सबसे छोटा सा क्वेश्चन कि हु इज एओ, तो द आंसर इज माय इसी में मेरे को इशू रहता है, इवन आईडीटी में भी मेरे को बहुत प्रॉब्लम आता है ये लर्न करने में, हायरार्की, और डीटी में भी आता है। तो ये देयर इज नो नीड टू लर्न हायरार्की, वो तो जरूरत भी नहीं है। बस हमको असेसिंग ऑफिसर का मतलब क्या, असिस्ट करने वाला पर्सन जो तुम बोल रही हो, तो असिस्ट करने की पावर किस किस को दी हुई है। अब सीआईटी थोड़ी ना बैठेगा, वो तो बड़ा है ना, कमिश्नर है, उससे नीचे वाले सारे लोगों को देंगे ना कि तुम असेसमेंट करो, हम आगे देखते हैं कि क्या करना है, ठीक है। चलो अभी आगे और भी ऐसे कॉमन क्वेश्चन आएंगे। मैं सर्च कर रही हूँ, ये मेरी शायद 5वीं बैच है कि शायद कोई एक स्टूडेंट मिले जो मुझे उन चीजों का आंसर दे। चलो अब मैम, आप लोग आज तक घर घर खेल रहे थे, आप लोग आमलन प्राइस खुद बता रहे थे, वाई अ एओ विल जम्प, क्यों एक एओ आएगा और बोलेगा मैं तुम्हारी आमलन प्राइस कैलकुलेट करूंगा, क्योंकि तुमने मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉलो नहीं की, बिकॉज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हैज नॉट बीन फॉलोड। तुम्हें लास्ट, तुम जब कल का लेक्चर देखोगी तो यू वुड बी फाइंडिंग कि
बोला है स्पेसिफिकली मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हमें यूज करनी होती है, और यहाँ पे मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड हैज नॉट बीन यूज्ड, ठीक है। देन डॉक्यूमेंट्स ही मेंटेन नहीं किए तो हमें कैसे पता चलेगा? तुम बोल रहे हो ये आमलन प्राइस वो आमलन प्राइस, डॉक्यूमेंट कहाँ है हमारे पास प्रूफ के लिए? तो अब हम पे छोड़ दो, हम कैलकुलेट करते तुम्हारा आमलन प्राइस क्या। डेटा और इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं है, करेक्ट नहीं है। भाई तुम्हारा जो ट्रांसफर प्राइसिंग की रिपोर्ट तुम्हें सबमिट करनी चाहिए थी, तुमने वो करी ही नहीं सबमिट। आगे चल के पता चलेगा कि सीए एक ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट फर्निश करता है, तो बोलता है वो जो ट्रांसफर प्राइसिंग रिपोर्ट है वो फर्निश नहीं की, या फिर कोई और डॉक्यूमेंट इन्फॉर्मेशन तुमसे मांगा, तुम हमको दे क्यों नहीं रहे? जब तुमने आमलन प्राइस कैलकुलेट की, यू वुड बी रिलाइंग ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, तो व्हेन यू वुड बी रिलाइंग ऑन सर्टेन डॉक्यूमेंट्स, हम मांग रहे हैं ना, तो तुम फर्निश क्यों नहीं करते? तो या तो मेंटेन नहीं किया, ठीक है, या तो फर्निश नहीं किया, या तो जो इंफॉर्मेशन यूज करनी थी वो इंफॉर्मेशन रिलायबल नहीं, या फिर मेथड ही तुम्हारी रिलायबल नहीं। कुछ तो तुमने क्या किया, झोलझाल करा है, तुमने कुछ तो गलत किया है, बिकॉज ऑफ विच एओ विल एंटर इनटू द पिक्चर। मैम एओ की बस की भी नहीं हो सकती ना कभी कभार। हाँ बिल्कुल हो सकता है कि एओ को लगे कि मेरे से भी नहीं हो रहा, चलो तुमने तो नहीं किया वो समझ में आया। नाउ एओ इज लाइक कि मुझे नहीं लगता कि मेरे से ये काम हो पाएगा, तो एओ बोल रहा है कि मुझसे भी नहीं होगा, तो अब एओ किसके पास जाएगा? एओ विल गो टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर। तो पहले तुम पे छोड़ा जाता है, फिर देखा कि यार मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड तो फॉलो नहीं की तुमने, चलो वो भी छोड़ता है कि तुम्हारी मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड भी छोड़ी, तुमने तो डॉक्यूमेंट ही मेंटेन नहीं किए। चलो मेंटेन किए होंगे तो फर्निश कर देते, तुम फर्निश नहीं कर रहे, या फिर डेटा ही तुम्हारा क्या है, इनकरेक्ट है। So whatsoever is the condition, AO will step into the assessment procedure. AO बड़ा खुश हो रहा था, मैं करूंगा मैं करूंगा मैं करूंगा, नहीं हुआ उससे भी, ठीक है। तो अब AO किसको रेफर करेगा? ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर को रेफरेंस देगा कि ये चीज का आमलन प्राइस आप कैलकुलेट करके दो। नाउ व्हेन ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर इज कैलकुलेटिंग द आमलन प्राइस, ऑडिबल है ना? When AO transfer pricing officer is calculating arm's price, उसको दिखाया नए इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन किए, he identified new international transaction। तो मैम क्या AO ने रेफरेंस दिया था, AO ने सारी चीजें लिख के दी कि सर इसके लिए मेरे को आमलन प्राइस चाहिए, उसको पता है क्या मिल गया, इससे रिलेटेड भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मिल गया, इससे रिलेटेड भी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन मिल गया। मतलब बोल क्या रही हूँ, असेसमेंट करते करते उसको एक्स्ट्रा चीजें मिल गई, तो क्या वो एक्स्ट्रा चीजों के लिए भी आमलन प्राइस कैलकुलेट कर सकता है मेरा टीपीओ ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर? यस, कोई रोक नहीं सकता उसको। मैम ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर का जो आमलन प्राइस बाइंडिंग होगा, ऑब्वियसली तभी तो वो बड़ा है, जो वो बोलेगा फिर वो क्या हो जाएगा, बाइंडिंग हो जाएगा। हाँ मैम, द असेसमेंट वॉज गोइंग ऑन, असेसमेंट चल रहा था, अब अचानक से एओ को समझ में आया मेरे बस की नहीं है, मुझे तो टीपीओ के पास जाना पड़ेगा। अब मैम हर असेसमेंट को कंप्लीट करने का एक टाइम लिमिट होता है, एवरी असेसमेंट हैव अ टाइम लिमिट ऑफ इट्स कंप्लीशन। अब ऐसे केस में व्हेन असेसमेंट हैज अ टाइम लिमिट फॉर द कंप्लीशन, तो आप बताओ कि इस केस में हम कैसे कंप्लीट करेंगे? टीपीओ को बोलेंगे, टीपीओ सब कुछ करके हमको देगा, तो बोलते इसलिए हम 1 ईयर मतलब 12 मंथ से तुम्हारा असेसमेंट का टाइम बढ़ा देते, तो वी विल गेट प्लस 12 मंथ फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, ठीक है। मैम टीपीओ कितना टाइम लेगा? टीपीओ सारी चीजें सोच रहा है, सारे डॉक्यूमेंट्स चेक कर रहा है, उसके बाद आमलन प्राइस निकाल रहा है। मैम टीपीओ को भी तो मुझे टाइम देना पड़ेगा, एओ को, ये लो मैंने तुमको सारी चीजें दे दी, अब तुम इसके अकॉर्डिंग असेसमेंट कंप्लीट करो, तो उसको भी तो मुझे कुछ टाइम देना पड़ेगा। तो बोलते तुम्हारा असेसमेंट कंप्लीट होने से पहले कम से कम 60 डेज पहले उसको तुमको सारी चीजें दे देनी चाहिए। मतलब मुझे कम से कम इफ ही गिव्स मी कि ये रहा आमलन प्राइस, तो मेरे पास हाथ में 60 डेज होने चाहिए टू कंप्लीट दैट असेसमेंट। मैम सिर्फ 20 डेज पहले दिया उसने, नहीं दे पाया वो 60 डेज पहले, ही हैज गिवन 20 डेज बिफोर कि आपका असेसमेंट की टाइमलाइन खत्म होने ही वाली थी, 20 डेज पहले उसने दे दिया कि ये रही आमलन प्राइस, तो वो बोलता है एक्सटेंड होगा तुम्हारे लिए टू द एक्सटेंट ऑफ 60, ये टाइम लिमिट को हम टू द एक्सटेंट ऑफ 60 एक्सटेंड करेंगे। इसका मतलब क्या है, 20 डेज तो तुमको मिल रहा है, हम 40 और प्लस कर देंगे, तो टोटल 60 का एक्सटेंशन नहीं हो रहा है, टू द एक्सटेंट ऑफ 60 ऐसा एक्सटेंशन करेंगे कि 60 एग्जैक्टली तुमको मिल जाएगा। गॉट दैट? तो अब अपन समझते हैं कि क्या बोलना चाह रहे हैं।
सबसे पहले बोल रहा है कि मैम यहाँ पे टीपीओ के पास गए, टीपीओ के पास जा रहे हो तो 12 months एक्स्ट्रा यू विल गेट फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट, डन। सेकेंड चीज, he will give me at least 60 days before the completion of assessment, he will give me the decision. If it is not 60, whatever is the timeline, it will be extended to the extent of 60. ठीक है, अब और भी छोटी छोटी बातें पहले समझ लेते हैं, फिर उसको रीडिंग करेंगे। मैम एक और चीज बताओ, क्या सपोज ड्यू टू दिस आर्म लेंथ प्राइस ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन, मैं थी और एक और कंपनी थी, हम दोनों का ट्रांजैक्शन चल रहा है, बिकॉज ऑफ दिस एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग मेरे इनकम में चेंजेस आ गए, क्योंकि आर्म लेंथ प्राइस आपने एप्लीकेबल किया, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल किए, मेरे ये सब एप्लीकेबल होने से मेरी टोटल इनकम चेंज हो गई। मैंने क्या किया था, उसको सेल किया था, मैंने सेल किया था, मेरे सेल्स को क्या कर दिया आपने, बढ़ा दिया। मैं बोल रही थी 10 करोड़ का सेल्स किया, आप बोलते 20 करोड़ सेल्स किया ड्यू टू आर्म लेंथ प्राइस का प्रोविजन, उसके भी एक्सपेंस बढ़ जाएंगे क्या? क्योंकि व्हाट इज इनकम फॉर यू दैट इज एक्सपेंस फॉर दैट पर्सन। तो क्या आपके चेंजेस में, आपके टोटल इनकम में जो चेंजेस हुआ उसके कारण आप सामने वाले के इनकम में भी चेंजेस करोगे? नहीं, ठीक है, चलो ये बात भी मान ली कि बिकॉज ड्यू टू द एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजन, due to the applicability of transfer pricing provision, if income of one person is changing, that will not impact the income of other person. ठीक है, दूसरा, ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन एप्लीकेबल की और पता चला हमने तुम्हारी इनकम इंक्रीज की। मैम हम लोग है ना चैप्टर 6 के डिडक्शन ले रहे थे, 80 वाले सेक्शन के डिडक्शन ले रहे थे, would you increase my deduction with respect to the increased income? If your income is 150 crore before any transfer pricing provision और तुम 30 करोड़ का डिडक्शन ले रहे थे, अब इनकम भले 500 करोड़ भी हो गई होगी तो डिडक्शन तुम्हारा 30 करोड़ ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। दैट मीन्स अगर आपका ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होता है तो ना डिडक्शन इंक्रीज होगा, ना ही किसी और की इनकम क्या होगी, चेंज होगी। तो वही अब अपने को यहाँ पे क्या करना है, देखना है। तो यहाँ पे क्या लिख के रखा है, सबसे पहले ये तो हमने देख लिया कि मैम कब एओ भाई साहब हमारे आएंगे और बोलेंगे मैं हूं ना, ठीक है। नाउ मैम हो क्या रहा है, इफ इट रिजल्ट्स इन इंक्रीजिंग इनकम ऑफ एन एसएससी, द बेनिफिट ऑफ डिडक्शन विल नॉट एनहेंस। वही चीज बोली कि मैम बिकॉज आप ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजन लगा रहे हो, इंक्रीज हो रही है इनकम एक एसएससी की, बट इससे जो बेनिफिट होंगे वो नहीं एनहेंस होंगे, डिडक्शन वगैरह कुछ भी आपका बढ़ेगा नहीं। मतलब कैसे, पहले आपकी रिटर्न ऑफ इनकम में आपने बोला था आपका पीजीबीपी इनकम कितना है, 100 करोड़ रिटर्न ऑफ इनकम थी। रिटर्न ऑफ इनकम में आपने खुद ने लिख के दिया मैम कि आपकी पीजीबीपी कितना है, पीजीबीपी इनकम है 100 करोड़। अब हमने क्या कर दिया, हमने उसको बना दिया 150 करोड़, मतलब आपकी इनकम को इंक्रीज कर दिया। पहले आप जो डिडक्शन लेते थे दैट वाज 30 करोड़, स्टिल द डिडक्शन विल बी 30 करोड़, मतलब यहाँ पे वही लिखा ना, डिडक्शन इंक्रीज नहीं होगा। अंडरस्टूड। अब दूसरा, मैम ये क्या है, इंडिया, ये क्या है, फॉरेन, ये हीरो, ये होंडा। बोलते हैं कि हमने उनसे क्या लिया, नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट लिया, तो इसके लिए हम उनको रॉयल्टी अमाउंट पे कर रहे हैं। हमने उनसे नो हाउ पेटेंट कॉपीराइट लिया तो हम क्या कर रहे हैं, उनको रॉयल्टी अमाउंट पे कर रहे हैं। तो वो बोलता है कि सपोज अगर हीरो की क्या हुई, कोई भी इनकम में चेंज हुआ तो उसके कारण होंडा की इनकम में कोई चेंजेस नहीं आएंगे। सपोज मैं बोल रही हूँ रॉयल्टी जो है, रॉयल्टी 200 नहीं, रॉयल्टी 250 करोड़ है, तो उसके कारण यहाँ पे एक्सपेंसेस को आप चेंज नहीं कर सकते। एक का एक्सपेंस चेंज हुआ है तो दूसरे की इनकम चेंज नहीं होगी, और एक की इनकम चेंज हुई है तो दूसरे का एक्सपेंस चेंज नहीं होगा। तो बोलते हैं P&L में रॉयल्टी विल बी अकाउंटेड एज डेबिट। एओ सेज आर्म लेंथ प्राइस 150 करोड़ है इंस्टेड ऑफ 200 करोड़। एओ बोल रहा है कि 200 करोड़ नहीं है रॉयल्टी, सिर्फ 150 करोड़ है। तो उसके रीजन से आप किसी और के क्या नहीं कर सकते, इनकम को चेंज नहीं कर सकते। ठीक, तो क्रक्स क्या है, इनकम ऑफ अदर एंटिटी विल नॉट बी रिकम्प्यूटेड। सिंपल सी चीज है, दूसरे की इनकम रिकम्प्यूट नहीं होगी। और ये हमने अब भी किया, रेफरेंस टू टीपीओ।
रेफरेंस टू टीपीओ में क्या है? इन ऑर्डर टू मेक रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, ये मेन चीज हो गई जिसको हाईलाइट ऑलरेडी करा है। पहले परमिशन लगती है, और ये एमसीक्यू में पूछ लेते वो ऐसी चीजें कि किससे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो पहले परमिशन लगेगी और वो किसकी होगी? कमिश्नर से। ऑन रेफरेंस टू टीपीओ, ये क्या हाईलाइट किया है? नोटिस इशू नहीं होता, कंपलसरी सर्व होता है। अब तुम मुझे बताओ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इशू एंड सर्व? मैम सर्व मीन्स जिसको जो रिसिपिएंट है उसको रिसीव हो जाना चाहिए, देन ओनली वी विल कॉल कि उसको सर्व हो गया। बट इशू इज लाइक कि जो इशू कर रहा है नोटिस उसने बस आवाज इशू नहीं कर आती। दिया। वो, one minute, फिर से बोलो। अब ऑडिबल है मैम? हाँ हाँ, सर्व ऑफ नोटिस मीन्स जो भी नोटिस इशू कर रहा है, आफ्टर इशूइंग जो रिसिपिएंट है उसको नोटिस रिसीव होना चाहिए, देन इट्स कॉल्ड सर्विंग ऑफ नोटिस। और ओनली इशूइंग में सिर्फ इशूअर इशू करके छोड़ देगा, अभी रिसिपिएंट को रिसीव हुआ है नहीं, दैट डजंट मैटर। चलो अब इस पे थोड़ा सा अपन बात निकली है तो आगे तक लेके ही जाते हैं, ठीक है। चलो अब इशू का मतलब बताओ मुझे, तुम बोल रहे हो इशू है। अब मेरे को एक चीज बताओ, सिंपल सी मैं कुछ स्टोरी बता रही हूँ, उसको तुम मेरे को सही करके दो। सबसे पहले ये एक पर्सन है, ये हमारा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमारे एओ ने सिर्फ अभी सोचा कि मेरे को क्या करना है, नोटिस देना है सामने वाले को। ये उसने सोचा, लेट से आज क्या है, 3 जून है, ये दिन वो सोच रहा है सिर्फ। फिर प्रिंटिंग हुई, प्रिंटिंग करी उसने किस दिन, 5 जून को पूरा लेटर वेटर लिख दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 7 जून को उसने क्या किया, साइन किया। ढीला है बहुत, अच्छे ढीले ढीले काम करता है। फिर उसके बाद 9 जून को जाके उसने क्या किया, बड़े वाले इंसान से परमिशन ली, ठीक है। फिर 11 जून को गया वो, और 11 जून को जाके उसने क्या किया, प्यून जो होते हैं ऑफिस में, ऑफिस बॉय, उनको दे दिया ये लेटर कि जाओ दे के आओ। फिर 13 जून को ये जो प्यून भाई साहब है, इन्होंने पोस्ट ऑफिस में दिया। फिर पोस्ट ऑफिस से ये निकला 15 जून को, और फिर सामने वाले को पहुंच गया 17 जून को। इसमें बताओ इशू की डेट कहाँ है? म्यूट पे बोल रही हूँ। सॉरी, इट विल बी 11 जून इशू 11 डेट, जून मतलब जब ऑफिस बॉय को दिया। जब पोस्ट ऑफिस, हाँ पोस्ट ऑफिस में दे दिया। यहाँ पे तो ऑफिस बॉय को दिया 11 जून को। देन 15 जून, 15 जून तो नहीं पोस्ट ऑफिस से निकला। 11 जून के बाद 13 जून, सॉरी मैम 13 जून। 13 जून एग्जैक्टली। इशू मतलब तुमने किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने बाहर वाले इंसान को दे दी, ये गया, दैट इज इशू। उसको बोलते हैं हम इशू डेट। तो देयर इज अ डिफरेंस। सर्व मतलब सामने वाले इंसान को मिलना चाहिए। दैट विल क्या बी, उसके हाथ में मिलना जरूरी है कि उसके हाथ में ही पहुंचेगा? या फिर सपोज करो गए, लॉक था घर, क्या था, ये रहा लॉक्ड, यहाँ पे वो रख के आ गए, चलेगा क्या? इसको सर्व मानेंगे? नो मैम। मानेंगे। अगर ये उसका, मानेंगे, मानेंगे। ओके मैम। अगर उसका ये रजिस्टर्ड एड्रेस वगैरह सब होगा तो वहां पे लॉक भी है, तो वहां पे अगर रख दिया जाएगा तो इट इज डीम्ड टू बी सर्व्ड, ठीक है। फिर आगे इसकी कुछ कंडीशंस आएगी, लेकिन वो असेसमेंट प्रोसीजर में करेंगे। तो वर्ड बड़े छोटे से हैं, सर्व एंड इशू, बट इसके ऊपर एमसीक्यू भी आ जाता है, ठीक है। और ये एमसीक्यू ही था जो अभी मैंने इतनी सारी डेट्स दी ना, दिस वाज नथिंग बट एमसीक्यू। चलो अब आते हैं अपन
तो मैम सबसे पहले इन भाई साहब से परमिशन लेके सर्व करना पड़ेगा नोटिस। अब हमारी मिस्टेक क्या होती है लिखते वक्त एग्जाम में लिखना होता है सर, हम लिख के आते हैं इशू, पूरा जज्बात ही बदल देते हो तुम चीजों के, एंड देन वी से कि मार्क्स क्यों नहीं आ रहे, समझ रहे हो, छोटी छोटी सी चीजें। फिर बोलते हैं रेफरेंस किसके लिए कर सकते हो, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन के लिए भी, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, किसी चीज के लिए भी आप रेफरेंस कर सकते हो। क्या मैम वो एडिशनल ट्रांजैक्शन कंसीडर कर सकता है? मैं हाईलाइट क्या कर रही हूँ, तुम ये चीज देख रहे हो, मैं सिर्फ हाईलाइट कर रही हूँ वो कीवर्ड कि हाँ ये दो चीजों के लिए जा सकता है, एडिशनल ट्रांजैक्शन भी ले सकता है, या फिर एसएससी नॉट फर्निश्ड रिपोर्ट, किसी चीज के लिए रिपोर्ट में वो ट्रांजैक्शन नहीं लिखे गए थे। सीए की रिपोर्ट होती है, सीए की रिपोर्ट में सारे ट्रांजैक्शंस की लिस्ट होती है, वो रिपोर्ट में वो ट्रांजैक्शन नहीं था, क्या वो उसको भी कंसीडर कर सकता है? यस, उसको भी कंसीडर कर सकता है। मैम आर्मलेंथ प्राइस डिटरमाइन हो गई, उसके बाद क्या, 60 डेज का टाइम तो देना पड़ेगा भाई साहब को, वही बात लिखी है। फिर उसके बाद एओ कंप्लीट करेगा असेसमेंट अकॉर्डिंगली, वही सारी चीजें दे के रखिए। इसमें एक पॉइंट और कि +1 ईयर आपको मिलता है, 12 मंथ्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं फॉर द कंप्लीशन ऑफ असेसमेंट। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स करते हैं, फिर कल अप्पा चालू कर लेंगे। अब हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने, हाँ 92D बोलता है कि आपको मेंटेन करना है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। जो एसएससी ने इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स क्या क्या मेंटेन करना है, तो बोलते हैं कि सिर्फ 92D सेक्शन बोल रहा है, सेक्शन 92D ने रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है तुमको कि तुम मेंटेन करो इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंट्स। अब किसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स मेरे को मेंटेन करने, जितने भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हो, स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन करते हो, वो सारे के रिस्पेक्ट में तुमको क्या करने हैं, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करनी। तुम्हारी जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंट एंटिटी है उन सब के रिस्पेक्ट में तुम्हें क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स मेंटेन करने, और कभी भी एओ मांगेगा तो 30 डेज में दे देना। अब ये याद रखना गलतियां कहाँ होती है, तुम लोग ये 30 डेज तो याद रख लेते हो, ये याद नहीं रखते 30 डेज फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ नोटिस, अंडरस्टूड। और मैम सीए की रिपोर्ट कब तक देनी होती है मुझे, ऑन और बिफोर 30th नवंबर ऑफ द असेसमेंट ईयर। इट हैज टू बी गिवन ऑन बिफोर 30th नवंबर ऑफ असेसमेंट ईयर, साइंड वेरीफाइड बाय सीए। सीए पूरा साइन एंड वेरीफाई करके देता है कि तुम्हारे ट्रांजैक्शंस कितने हुए, कौन से हुए, सही थे नहीं थे, वेरिफिकेशन करके सीए को इस दिन तक देना होता है। और ये सी कैटेगरी सेक्शन है, सी कैटेगरी सेक्शन में यहाँ पे पता है मैंने लिख के रखा है बुक में, इफ यू कम हेयर, ये रहा वो सी कैटेगरी सेक्शन जिसमें तुम्हें क्या करना है, लिमिट्स याद रखनी है, सिर्फ डेज लिमिट यही काम आते हो। ये सब किसके लिए है? तो ये लिस्ट जब भी तुम लोग चैप्टर स्टार्ट करो पहले ये लिस्ट देख लेना कि किसमें मेरे को एक एक कीवर्ड याद होने चाहिए, किसमें मुझे सिर्फ लिमिट्स भी याद होगी तो मेरा काम हो जाएगा, और इनको सेक्शन नंबर याद करने की जरूरत नहीं, सेक्शन नंबर सिर्फ एक कैटेगरी के याद होने चाहिए, ठीक है। वी कैन इवन स्टार्ट नाउ अप्पा, लेकिन बाकी लोग सो रहे हैं आज, वी हैव लॉट ऑफ टाइम टू स्टार्ट अप्पा ऑल्सो। मैम एक डाउट था, इसमें आपने बताया कि एओ या फिर सीआईटी अपील्स रिक्वायर कर सकता है कोई भी डॉक्यूमेंट और इंफॉर्मेशन फर्निश करने के लिए, तो 30 डेज में आपको फर्निश करनी है, तो यू सेड कि सर्व ऑफ नोटिस विद इन 30 डेज। दो चीजें हैं, तुम दो चीजों में कंफ्यूज हो रही हो। उसे डॉक्यूमेंट्स चाहिए तो तुमको दिया जैसे ही कि नोटिस दे दिया, कि नोटिस जैसे तुम्हें रिसीव हुआ, रिसीव का मतलब ही क्या है, तुमको जैसे ही रिसीव हुआ सर्व हो गया तुम उससे 30 दिन के अंदर दे दो। अब लॉ में लैंग्वेज क्या यूज की है, रिसिप्ट ऑफ नोटिस, तो एग्जैक्ट वहां पे वो है। लेकिन जहाँ पे हम एओ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं तो वहां वर्ड क्या यूज होता है, इशू और सर्व। तो वो कहाँ था, टीपीओ के केस में सर्व वाज रिटन इन केस इशू ऑफ नोटिस लिखा है विद इन 30 डेज ऑफ इशू ऑफ नोटिस। नो नो इट इज सर्व।
मैम जैसे आपने लिस्ट दी है इस चैप्टर में, वो आप सारे सारे चैप्टर्स का दोगे? दूंगी, Section वही सब। मैंने तुम्हें बताया था ना, थोड़ा सा हो सकता है कि डिलेड हो जाए मुझसे। अभी तो ऐसे इंटरनेशनल टैक्सेशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी, आगे के अभी मुझे नहीं पता, बट हाँ कि लिस्ट तो तुमको सारी मिल जाएगी इंपॉर्टेंट और इस सब की, और नोट्स भी मिलेंगे। बट ये कि हो सकता है, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि हो नहीं ये डिले, बट हो सकता है कभी अगर मेडिकल रीजन से अप डाउन ज्यादा हुआ तो कुछ ना कुछ चैप्टर में डिले हो सकता है ऐसा। मतलब वो एक कंपाइल्ड पूरी बुक would not be a possible thing right now, but notes would be possible thing, but compiled book पूरी एक साथ नहीं दे पाऊंगी ऐसा। ठीक है, अप्पा का क्या करें, आज खत्म भी हो जाता पता है। छोटा छोटा सा ही टॉपिक है। चैप्टर ही खत्म हो जाता आज। ठीक है कोई नहीं, आज के दिन के लिए छोड़ती हूँ, सोने देती हूँ।